हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8वीं का हिंदी विषय पढ़ेंगे। हिंदी विषय में हम लोग 10वां पाठ बातें प्रेमचंद की पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं अवध नारायण मुदगल जी। तो चलो मुदगल जी के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। मुदगल जी का परिचय है। मुदगल जी का जन्म अवध नारायण मुदगल जी का जन्म 1933 में आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था और 2015 में नई दिल्ली में मृत्यु हुई थी। अवध नारायण मुदगल जी हिंदी साहित्य के वरिष्ठ चिंतक, लेखक, संपादक एवं यात्रा लेखक थे। मुदगल जी ने सारिका पत्रिका का 27 वर्षों तक संपादन किया। छंदबद्ध और छंदमुक्त दोनों प्रकार की कविताएं मुदगल जी ने लिखी हैं। मुदगल जी की रचना संसार लघु कथाओं, व्यंगों, निबंधों तक फैला हुआ है। आपको साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया है। मुदगल जी को साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित भी किया गया है। मुदगल जी की प्रमुख कृतियां हैं वामा एवं छाया मसूर, पत्रिकाओं का संपादन, मेरी कथा यात्रा, कबंध कहानी संग्रह है ये, मुंबई की डायरी, एक फरलांग का सफ़रनामा। ये सारी कृतियां हैं मुदगल जी की जिन्होंने लिखा है। प्रस्तुत गद्य में जो हम पढ़ने जा रहे हैं बातें प्रेमचंद की, प्रस्तुत गद्य में यानी आलेख में मुदगल जी ने प्रेमचंद जी के गांव, उनके बचपन, उनके शौक आदि का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। प्रेमचंद जी के बचपन की शरारतें, भोलापन, शौक, माँ की कमी आदि की छाप उनकी रचनाओं में भी देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ेंगे इस पाठ में। प्रेमचंद जी का नाम सुनते ही आपके ध्यान में आता है प्रेमचंद जी एक महान लेखक हैं जो कि कहानी और उपन्यास लिखे हुए हैं। बच्चों को उनकी कहानियाँ पढ़ना बहुत ही पसंद है। तो उन्हीं के बारे में मुदगल जी ने लिखा है। उनका बचपन कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था। तो चलिए हम कहानी को देखते हैं। बच्चों, तुमने अपनी किताबों में प्रेमचंद की मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी होंगी। हम तुम्हें बताते हैं कि प्रेमचंद कैसे थे, उनका बचपन कैसा था, उनके बचपन की घटनाओं का असर उनकी कहानियों और बड़े बड़े उपन्यासों पर कैसे पड़ा। मुदगल जी कह रहे हैं कि बच्चों, तुमने अपनी किताबों में प्रेमचंद जी की मज़ेदार उनकी पढ़ी होगी। प्रेमचंद की कहानियाँ कैसी हैं? मज़ेदार, आनंददायक कहानियाँ होती हैं, तो पढ़ी होंगी। हम तुम्हें बताते हैं, नहीं मुदगल जी कह रहे हैं कि चलो बच्चों, हम तुम्हें प्रेमचंद जी के बारे में बताते हैं कि उनका बचपन कैसा था, उनके बचपन की घटनाओं का असर उनकी कहानियों में और उनके बड़े बड़े उपन्यासों में कैसे दिखाई पड़ता है। वो अपनी बचपन की चीज़ों को कैसे अपनी कहानी और उपन्यासों में पिरो करके दिखाते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। दक्षिण के एक हिंदी प्रेमी थे, नाम था चंद्रहासन। उनके मन में प्रेमचंद के दर्शनों की बड़ी इच्छा थी। एक बार वे काशी आए। प्रेमचंद उन दिनों काशी में ही रहते थे। शाम को वे प्रेमचंद के घर आए। काफ़ी देर बाहर खड़े रहे लेकिन कोई नज़र नहीं आया। बेकार खांसने खूंसने का भी कोई नतीजा नहीं निकला। तंग आकर दरवाजे पर आए और कमरे में झांका। अंदर एक आदमी था। वह फर्श पर बैठकर कुछ लिख रहा था। उनके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थीं। चंद्रहासन ने सोचा, शायद प्रेमचंद जी इस आदमी को बोलकर लिखाते होंगे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, मैं प्रेमचंद जी से मिलना चाहता हूँ। तो कहानी की शुरुआत करते हुए मुदगल जी कह रहे हैं कि दक्षिण के एक हिंदी प्रेमी थे। हिंदी के से प्रेम करने वाले दक्षिण भारत के थे। नाम था उनका चंद्रहासन। चंद्रहासन नाम के एक व्यक्ति थे जो कि दक्षिण भारतीय थे और हिंदी से प्रेम करते थे, यानी हिंदी जानना चाहते थे। उनके मन में प्रेमचंद जी के दर्शनों की बड़ी इच्छा थी, यानी प्रेमचंद जी से मिलना चाहते थे। एक बार वे काशी आए। काशी यानी जिसको आप वाराणसी आज कहते हैं, काशी यानी वाराणसी आए।
प्रेमचंद जी उन दिनों काशी में ही रहते थे। प्रेमचंद जी उस समय काशी में रहते थे, यानी वाराणसी में ही रहते थे। शाम को वे प्रेमचंद जी के घर आए। काफ़ी देर बाहर खड़े रहे, काफ़ी देर तक वो बाहर खड़े खड़े रहे। कोई नज़र नहीं आया। सोच रहे थे कोई आए तो बात करें, लेकिन कोई वहाँ घर के बाहर आया ही नहीं। बेकार खांसने खुसने का भी कोई नतीजा नहीं निकला। आज के जैसा डोरबेल नहीं था, खांसे खुसे कि कोई खांसूंगा खुसूंगा तो मतलब लोग खांसी इसलिए करते थे कि लोगों को मालूम पड़े कि कोई है। तो सब कुछ करने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया, यानी कोई नतीजा नहीं निकला, कोई बाहर नहीं आया। तंग आकर के यानी परेशान होकर के दरवाजे पर आए और उन्होंने कमरे के अंदर झांका। दरवाजे पर आकर के कमरे के अंदर झांका यानी देखा। अंदर एक आदमी था। अंदर एक आदमी उनको दिखाई दिया। वो फर्श पर बैठकर कुछ लिख रहा था। यानी वो आदमी जो अंदर दिखाई पड़ा वो फर्श पे बैठ कर के ज़मीन पर ही बैठ के कुछ लिख रहे थे। उन उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थीं। यानी वो जो आदमी उन्होंने देखा उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें भी दिखाई दी। चंद्रहासन जी ने सोचा शायद प्रेमचंद जी इस आदमी को बोलकर लिखाते होंगे, यानी उनका कोई लेखक होगा जो वो लिखवाते होंगे, वो सुनकर लिखता होगा, बोलकर लिखवाते होंगे। उन्होंने आगे बढ़कर के कहा, मैं प्रेमचंद जी से मिलना चाहता हूँ। चंद्रहासन जी उस मूछ वाले आदमी से आगे बढ़कर के बोले, भाई मैं प्रेमचंद जी से मिलना चाहता हूँ। फर्श पर बैठे आदमी ने नजरें उठाकर ताज्जुब से आगंतुक को देखा, कलम रख दी और ठहाका लगाते हुए कहा, खड़े खड़े मुलाकात करेंगे क्या? बैठिए और मुलाकात कीजिए। मैं ही डॉट डॉट। यानी उस फर्श पर बैठे हुए आदमी को जिसे चंद्रहासन जी दूसरा आदमी समझ रहे थे वही प्रेमचंद जी थे। तो जब उन्होंने कहा कि मैं प्रेमचंद जी से मिलना चाहता हूँ, तो फर्श पर बैठे आदमी ने नज़रें उठाकर यानी अपना जो है मुंडी ऊपर करके ऊपर देखा ताज्जुब से, मतलब उनको ताज्जुब भी हुआ कि मुझसे ही पूछ रहे हैं प्रेमचंद जी को। आगंतुक यानी आने वाले से पूछा। कलम रख दी और ठहाका मतलब लिखने का काम बंद कर दिया। ठहाका लगाते हंसते हुए कहने लगे, भाई खड़े खड़े मुलाकात करेंगे? प्रेमचंद जी से मुलाकात तो करने के लिए आए हैं, तो क्या खड़े खड़े मुलाकात करेंगे? बैठ जाइए और मुलाकात कीजिए। मैं ही प्रेमचंद जी हूँ। आइए बैठिए और मुलाकात कीजिए। मैं ही प्रेमचंद जी हूँ। प्रेमचंद जी से ऐसी ही एक मुलाकात बस्ती निवासी ताराशंकर नासाद ने की थी। उन दिनों प्रेमचंद जी लखनऊ में अमीनुद्दौला पार्क के सामने रहते थे। नासाद साहब उनसे मिलने लखनऊ आए। अमीनुद्दौला पार्क के पास उन्हें एक आदमी मिला। उस आदमी ने कहा, चलिए मैं आपको उनसे मिलवा दूं। तो इस तरह से प्रेमचंद जी थे। तो उनसे एक बार और नासाद जी की भी मुलाकात इसी तरह हुई। कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी से ऐसी ही एक मुलाकात बस्ती निवासी, यानी बस्ती जिला है, बस्ती जिला के निवासी हैं ताराशंकर नासाद, उन्होंने भी इसी तरह से मुलाकात की थी। यानी उनको नहीं लगता था कि जिस आदमी से मिल रहा हूँ वही प्रेमचंद जी हैं। तो ये भी मज़ेदार मुलाकात थी। तो उन दिनों प्रेमचंद जी लखनऊ में रहा करते थे अमीनुद्दौला पार्क के सामने। अमीनुद्दौला पार्क के सामने लखनऊ में प्रेमचंद जी उस समय रहा करते थे। नासाद साहब उनसे मिलने लखनऊ आए। लखनऊ गए थे नासाद साहब मिलने के लिए। अमीनुद्दौला पार्क के पास उन्हें एक आदमी मिला और उसी अमीनुद्दौला पार्क के पास उन्हें एक आदमी मिला। उस आदमी ने कहा, चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। तो उसी आदमी से नासाद जी ने पूछा कि भाई मैं प्रेमचंद जी से मिलना चाहता हूँ। तो उस आदमी ने कहा, चलिए मैं आपको उनसे मिलवा दूँ भाई, चलो मेरे साथ। तो वह आदमी आगे आगे चला और नासाद साहब पीछे पीछे। मकान में पहुंचकर उस आदमी ने नासाद को बैठने के लिए कहा और अंदर चला गया। जरा देर बाद वह कुर्ता पहनकर निकला और बोला, अब आप प्रेमचंद से बातें कर रहे हैं। यानी वही आदमी जिससे वो
नासाद साहब पूछ रहे थे। वही प्रेमचंद जी थे, लेकिन उस समय उन्होंने नहीं कहा कि मैं प्रेमचंद जी हो, और उन्हें लेकर घर चले आए। बोले कि मैं चलो मिलवा देता हूँ। वो आदमी आगे आगे चला, यानी आगे आगे आए, और नासाद साहब पीछे पीछे अपने घर में यानी मकान में पहुँच गए। पहुंचकर आदमी ने नासाद साहब को बैठने के लिए कहा। प्रेमचंद जी ने नासाद साहब को बैठने के लिए कहे और अपने अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कुर्ता पहन करके, कुर्ता समझते हैं, कुर्ता पहन करके बाहर निकले और बोले कि भाई अब आप प्रेमचंद जी से बातें कर रहे हैं। पहले उन्होंने नहीं बताया कि मैं प्रेमचंद जी हूँ। तो इस तरह से वो उनसे जो है सादगी पूर्वक लोगों की मुलाकात हुई, इसका भी उन्होंने वर्णन किया है। इस तरह से हमारे प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी रहा करते थे कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि यही इतने बड़े लेखक, इतने बड़े कहानीकार प्रेमचंद जी हैं। ऐसी और भी बहुत सी घटनाएं हैं जो प्रेमचंद जी की बेबाकी, सादगी और भोलेपन की कहानी सुनाती हैं। प्रेमचंद के चरित्र की यही बेबाकी, सादगी और भोलापन उनके कथा पात्रों में भी है। उनके साहित्य पर सबसे ज़्यादा असर उनके बचपन की घटनाओं का पड़ा है। तुम्हें पता है कि प्रेमचंद जी का बचपन ठीक तुम लोगों की ही तरह शैतानियों और शरारतों से भरा था। लो, मैं तुम्हें उनके बचपन के चंद वाक़यात सुनाता हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें कि प्रेमचंद जी की बेबाकी, मतलब बेबाकी, उनकी सादगी, उनका भोलापन, ये जानकारी मिलती है। भोलेपन की कहानी सुनाती है, यानी भोलापन मालूम होता है कि ऐसे वो सादगी पूर्वक रहते थे और बहुत ही भोले व्यक्ति थे। प्रेमचंद के चरित्र की यह बेबाकी, सादगी और भोलापन उनके कथा पात्रों में, यानी जो कहानियाँ वो लिखते थे उनमें वो है दर्शन होता है। उनके पात्रों में भी ऐसी चीज़ें दर्शन होती हैं। उनके साहित्य पर सबसे ज़्यादा असर जो उनका साहित्य है, जो लिखा है, उस पर उनके बचपन की घटनाएं, यानी प्रेमचंद जी की जो बचपन में घटनाएं उनके ऊपर घटित हुई थी, वो सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो बच्चों, तुम्हें पता है कि प्रेमचंद जी का बचपन ठीक तुम लोगों जैसा ही बीता था, शैतानियों और शरारतों से भरा था। जानते हैं कि हर बच्चा तो बच्चा होता है, बचपन में शैतानी और शरारती करता ही है। तो उसी तरह बचपन में बहुत सारी शैतानियाँ, बहुत सारी शरारतें किए थे प्रेमचंद जी। वो सब चीज़ें उनकी कहानियों में झलकती हैं। तो लो, मैं तुम्हें उनके बचपन के चंद वाक़यात सुनाता हूँ। यानी मुदगल जी कह रहे हैं कि चलो मैं अब तुम्हें प्रेमचंद जी के बचपन के कुछ वाक़यात, यानी कुछ घटनाएं सुनाता हूँ, बताता हूँ। जब तुम बनारस से आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर चलोगे तो शहर से करीब 4 मील के फासले पर एक गांव पड़ता है, लमही। ये छोटा सा गांव है। इसमें सभी जातियों के 35-40 घर हैं। यही उस गांव की आबादी है। इसी गांव में मुंशी अजायब लाल के घर प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। तो प्रेमचंद जी के बचपन की बातें बता रहे हैं मुदगल जी। यानी जब तुम बनारस, उनका घर कहाँ था? बनारस, जिसको आप वाराणसी कहते हैं। बनारस यानी वाराणसी से आजमगढ़ की रोड पर, जो रोड आजमगढ़ जाता है, उस रोड पे जाएंगे, उस सड़क पर चलेंगे तो शहर से करीब, यानी बनारस से करीब 4 मील लगभग 6 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर के फासले पर शहर से एक गांव पड़ता है जिसका नाम लमही है। लमही गांव है, यही ये उनका गांव है प्रेमचंद जी का। यह छोटा सा गांव है। इसमें सभी जातियों के 35-40 घर हैं। इस गांव में सभी जातियों के लोग रहते हैं, लगभग 35-40 घर है। यही उस गांव की आबादी है और इसी गांव में मुंशी अजायब लाल के घर प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। यानी कि उनके पिताजी का नाम है मुंशी अजायब लाल। तो इसी गांव में, यानी लमही गांव में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम है अजायब लाल। मुंशी अजायब लाल नेक तबीयत के आदमी थे। घर बाहर सब जगह वह अपनी बिसात भर दूसरों की मदद करते थे। वैसे बिसात ही कितनी थी, 10 रुपए पर डाक मुंशी हुए थे और 40 रुपए तक पहुँचते पहुँचते रिटायर हो गए। संयोग से पत्नी भी उनको
अपने अनुकूल ही मिली, देखने में जितनी सुंदर, स्वभाव में उतनी ही कोमल। तो मुंशी अजायब लाल यानी प्रेमचंद जी के जो पिताजी हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि नेक तबीयत के आदमी थे, भले आदमी थे। तो घर बाहर सब जगह वो अपनी बिसात, चाहे वो घर रहते थे चाहे बाहर रहते थे, कहीं भी रहते, अपनी बिसात जितनी उनकी क्षमता थी वो दूसरों की मदद करते थे। बड़े भले मानुस थे, यानी बड़े आदमी थे, नेक व्यक्ति थे। जितनी उनकी क्षमता थी अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की हमेशा मदद करने का प्रयास करते थे। वैसे उनकी बिसात यानी उनकी जो क्षमता थी, उनकी जो बिसात कह सकते हैं, कीमत समझ कह सकते हैं, कितनी ही थी, यानी बहुत कम थी। 10 रुपये पर डाक मुंशी थे। उनका वेतन जो था वो डाक मुंशी थे, पोस्ट ऑफिस में मुंशी थे। उस समय उनको 10 रुपये महीने का पेमेंट मिलता था, पगार मिलता था। और 40 रुपये तक जाते जाते, यानी जब बूढ़े हो गए तब तक वो वृद्धि होते 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 भी केवल 40 रुपये तक गई, उस रिटायर होते होते तक। यही उस समय जो है उनको पेमेंट मिलता था। आज के जैसा महंगाई नहीं थी तो फिर भी जो है बहुत कम उस समय लोगों को वेतन दिया जाता था। तो संयोग से उनकी पत्नी भी उनके अनुकूल थी, उनके जैसी ही थी। देखने में जितनी सुंदर थी, यानी बहुत देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन स्वभाव में उतना ही कोमल थी। वो जो है स्वभाव से कोमल और देखने में सुंदर थी, यानी उनसे उनका बहुत ही जो है स्वभाव मिलता जुलता था, इसलिए कोई दिक्कत उन्हें नहीं थी। लेकिन उन्हें एक दुख था, यानी उनको दुख किस बात का था? मुंशी अजायब लाल को दुख था, यानी प्रेमचंद जी के पिताजी को। क्या दुख था? लेकिन उन्हें एक दुख था, उनके बच्चे नहीं जीते थे। 2 लड़कियां हुईं और दोनों जाती रहीं। गांव की औरतों ने शोर मचा दिया, आनंदी का अपने मैके जाना ठीक नहीं है, वहां भूत लगते हैं। भूत प्रेत की बात तो दीगर है, लेकिन यह सच है कि उसके बाद तीसरी लड़की जिंदा रही। उसका नाम सुग्गी था। उसके 6-7 साल बाद शनिवार 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। पिता ने इनका नाम धनपत और ताऊ ने नवाब रखा। नवाब में माँ के प्राण बसते थे। तो प्रेमचंद जी के पिताजी श्री अजायब लाल जी को केवल एक ही बात का दुख था कि उनके बच्चे, यानी उनके बच्चे जो पैदा होते थे वो बचते नहीं थे, जीते नहीं थे। पहले के ज़माने में बच्चे अक्सर जो है पैदा तो होते थे लेकिन मर जाया करते थे। तो 2 लड़कियां उनको भी पैदा हुई, लेकिन वे दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गईं, बची नहीं। तो पहले लोग बहुत सारी चीज़ों को, भूत प्रेत ये सब चीज़ों पर विश्वास करते थे, इसलिए गांव की औरतों ने शोर मचा दिया, हल्ला कर दिया कि आनंदी को, यानी आनंदी उनकी माँ का नाम है, आनंदी को अपने मैके जाना, मैके यानी उनके माँ के घर ननिहाल में, प्रेमचंद जी के ननिहाल में जाना ठीक नहीं है, वहाँ भूत लगते हैं। यानी जो बच्चे पैदा होते थे तो ननिहाल में पैदा होते थे, अपने मैके में जाती थी। तो दोनों लड़कियां पैदा हुई और ख़त्म हो गई, इसलिए औरतों ने कहा कि वहाँ जाना ठीक नहीं है, वहाँ पे भूत लग जाते हैं, इसलिए बच्चे मर जाते हैं। तो भूत प्रेत की बात तो दीगर है, यानी भूत प्रेत था कि नहीं था, लेकिन कह रहे हैं मुदगल जी कि लेकिन यह बात सच है कि उसके बाद तीसरी लड़की जिंदा रही, यानी तीसरी जो लड़की पैदा हुई वो जो है अपने घर पे ही पैदा हुई, यानी अजायब लाल के घर पे पैदा हुई और वो जिंदा रही। वो और उसका नाम सुग्गी था, उसका नाम सुग्गी रखा गया था। उसके 6-7 साल बाद, यानी सुग्गी के जन्म के 6-7 साल बाद शनिवार 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद जी का जन्म हुआ और पिता ने इनका नाम धनपत रखा और उनके ताऊ, ताऊ मतलब उनके बड़े भाई जो थे उनके पिताजी के, उन्होंने नवाब नाम रख दिया। प्रेमचंद जी का नाम नवाब रख दिया। नवाब में माँ के प्राण बसते थे, यानी माँ बहुत ही प्रेम करती थी प्रेमचंद जी से, यानी उनके प्राण बसते थे, बहुत ही उनको प्यारे थे। प्रेमचंद माँ के बेहद लाडले थे और शरारत कहिए या चुहल,
उनकी घुट्टी में पड़ी थी। आए दिन शरारतें करते रहते और घर पर उलाहना पहुंचता रहता। तो बहुत ही जो बच्चा प्यारा होता है माँ को, वो शरारत भी ज़्यादा करता है। तो प्रेमचंद जी चूँकि माँ के बेहद लाडले थे, बहुत प्यारे थे, इसलिए कह सकते हैं कि शरारत कहिए या चुगल, यानी कुछ जो है बच्चे चलबल भी होते हैं तो शरारत भी करते हैं ज़्यादा। तो वही कह रहे हैं, चाहे शरारत कहिए या चाहे चुलबुलापन कहिए, ये उनकी घुट्टी में, घुट्टी मतलब जो बच्चा पैदा होता है तो पहला जो उसके मुंह में दूध डाला जाता है उसको घुट्टी कहते हैं। तो मतलब शरारत जैसे उसकी उनकी घुट्टी में डाल दिया गया हो, उनके एक जो है वो आए दिन शरारत करते ही रहते थे, घर पे तमाम उलाहना पहुंचता रहता था। तो इस तरह से बचपन में प्रेमचंद जी का बचपन था। फसल के दिनों में किसी के खेत में घुसकर ऊख तोड़ लाना, मटर उखाड़ लाना रोज की बात थी। इसके लिए खेत वालों की गालियां भी खानी पड़ती थी, लेकिन लगता है कि उन गालियों से ऊख और मीठी मटर और मुलायम हो जाती थी। उलाहने होते, घर में डांट फटकार भी पड़ती, लेकिन एक दो रोज में फिर वही रंग ढंग। ये गांव की बातें हैं। पहले जो है लोगों की खेती बाड़ी हुआ करती थी, तो गांव में रहते थे प्रेमचंद जी। तो इनका जो है इसी तरह गांव के लोगों की जो फसल के दिनों में, इनको जब फसल का दिन होता था तो ये क्या करते थे, किसी के खेत में घुस जाते थे, ऊख तोड़ लाते थे। ऊख यानी गन्ना जिसको कहते हैं, गन्ना खेत में से तोड़ लाते थे। गांव के बच्चे अक्सर जो है इस तरह से गन्ना तोड़ करके उसको चूसते थे। तो ये जो है किसी दूसरे के खेत में जा कर के गन्ना तोड़ लेते थे, उसको चूसते थे। मटर उखाड़ लाना, मटर के दिनों में मटर जो है जिसको आप खाते हो, तो ये कच्चे लोग खाते थे। मटर का पेड़ ही उखाड़ लाते थे, जब तैयार हो जाती थी मटर, उसमें जो है फली लग जाती थी खाने लायक, तो बहुत मीठी होती थी, ताज़ी ताज़ी पेड़ उखाड़ करके लोग खाते थे। तो गांव की मटर उस समय और गन्ना दोनों जो है बहुत अच्छी लगती थी लोगों को खाने में। तो ये दूसरे का मटर कहीं उखाड़ लेते थे, कहीं गन्ना तोड़ लेते थे। तो इस तरह से जो है इनका वो रोज़ का काम था, जिससे लोगों के उलाहने आते थे। इसके लिए खेत वालों की गालियाँ भी उनको खानी पड़ती थी। कोई देख लेता था तो इन्हें गाली भी देता था, लेकिन इन्हें उसका कोई असर नहीं होता था। लेकिन उन्हें लगता था कि गालियों और ऊँख से मीठी मटर और मुलायम हो जाती थी। गाली खाने के बाद भी इन्हें बुरा नहीं लगता था। गाली वगैरह सुन लेते थे और उनको लगता था कि ये ऊँख और मीठी हो जाती है और मटर मुलायम हो जाती है। उलाहने घर पे आते थे, माँ जो है डांट फटकार भी देती थी, यानी घर में डांट फटकार पड़ती थी। लेकिन ऐसा क्या होता था, एक दो दिन बीतने के बाद फिर वही वो काम करते थे, भूल जाते थे डांट फटकार सबका। ढेला चलाने में भी नवाब बड़े तेज और उस्ताद लड़के थे। टिकोरे पेड़ में आते और उनकी चांदमारी शुरू हो जाती। ऐसा ताक कर निशाना मारते कि दो तीन ढेलों में ही आम जमीन पर पेड़ का रखवाला चिल्लाता ही रह जाता और नवाब की मंडली आम भीन बटोर कर 9-2-11 हो जाती। वह लड़कों के सरताज थे। आज भी लोग बखान करते हैं, गुल्ली डंडे में भी माहिर। एक टोल लगा और गुल्ली वह गई करीब 100-150 गज दूर। तो प्रेमचंद जी के बचपन की बातें बता रहे हैं मुदगल जी। ढेला चलाने में, ढेला चलाने में भी नवाब बड़े तेज और उस्ताद लड़के थे। ढेला जो है पत्थर या मिट्टी का टुकड़ा उठा करके ये चलाते थे। कहाँ चलाते थे, टिकोरे, यानी आम का सीजन जब होता है, जब आम में छोटे छोटे आम शुरू हो जाते हैं लगने, तो उसे टिकोरे कहते हैं। तो गांव के बच्चों की आदत है कि जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है आम, उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह जो है ये प्रेमचंद जी भी जैसे ही टिकोरे पेड़ में आते थे, उनकी चांद मारी यानी उनको तोड़ना शुरू हो जाता था। तो ऐसा ताक कर निशाना मारते थे। इनका निशाना भी बहुत अचूक था कि ऐसा ताक कर निशाना मारते थे कि दो तीन ढेलों में भी आम जमीन पर नीचे आ जाते। दो तीन ढेले मार देते थे ताक कर कि बहुत सारा आम जमीन पर आ जाता था। पेड़ के रखवाले जो होते थे चिल्लाते रहते थे, लेकिन नवाब की मंडली, इनके साथ और भी बच्चे हुआ करते थे, सब जो है जैसे ही आम नीचे आता था फटाफट उसको उठा लेते थे,
लेकर के 9-2-11 यानी भाग जाते थे। तो ये लड़कों के सरताज थे, यानी जो है लड़कों में इनकी बड़ी मतलब सबके सरताज हुआ करते थे, कमांडर हुआ करते थे। आज भी लोग बखान करते हैं इनकी, आज भी इनकी लोग बखान करते हैं, इनका जो है गुणगान करते हैं। ये गुल्ली डंडा में भी बहुत माहिर थे। गांव के बच्चे गुल्ली डंडा खेलते हैं, लकड़ी से गुल्ली और डंडा बनाई जाती थी, इससे जो है गांव के बच्चे खेलते थे। तो इस गुल्ली डंडे के खेल में भी ये बहुत उस्ताद थे, बड़े माहिर थे। एक टोल लगा और गुल्ली मतलब करीब 100-150 गज दूर जाके गिरती थी। मतलब ये गुल्ली को मार देते थे डंडे से एक बार, तो कम से कम 100 से 150 गज दूर पर जाकर के गिरती थी। बहुत अच्छे माहिर थे गुल्ली डंडा खेलने में भी। बचपन में मिले कजाकी की याद उन्हें कभी नहीं भूली। उन दिनों उनके पिता आजमगढ़ की एक तहसील में थे। नवाब पिता के पास थे। डाकिया कजाकी बड़ा ही हंसमुख और जिंदा दिल था। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता और सवेरे डाक लेकर चला जाता। ज्यों ही शाम के 4 बजते, नवाब सड़क पर खड़े होकर कजाकी का इंतजार करने लगते। थोड़ी ही देर में कजाकी कंधे पर बल्लम रखे उसकी झुनझुनी बजाता दिखाई देता। जैसे ही वह उन्हें देखता दौड़ने लगता। वह भी उसकी ओर दौड़ लगा देते और अगले पल कजाकी का कंधा नवाब का सिंहासन बन जाता। वे अपने आप को हवा के घोड़े पर महसूस करते। अगला वाकया बता रहे हैं बचपन का। बचपन में मिले कजाकी। कजाकी जो है डाक मुंशी हुआ करते हैं, डाक जो है में काम करते थे, लोगों का पत्र पहुंचाने का। तो जहाँ पर इनके पिताजी काम करते थे वहीं पे वो भी काम करते थे। बचपन में मिले कजाकी की याद, यानी कजाकी के साथ जो इनका बचपन बीता वो कभी नहीं भूल पाएंगे। उन दिनों उनके पिता आजमगढ़ की एक तहसील में थे। उनके पिता जो है उस समय आजमगढ़ की एक तहसील में ड्यूटी कर रहे थे। नवाब पिता के पास ही रहते थे उस समय। नवाब यानी प्रेमचंद जी पिताजी के साथ में रहते थे। डाकिया कजाकी बड़ा ही हंसमुख और जिंदा दिल व्यक्ति थे। कजाकी चूंकि डाकिया थे, डाक पहुंचाने का काम करते थे, ये बड़े हंसमुख और जिंदा दिल व्यक्ति थे। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आ जाते, यानी काम करने के बाद रोज शाम को डाक का थैला लेकर के आ जाते। रात भर यहाँ पर रहते उनके पास और सवेरे डाक लेकर के चले जाते जहाँ बांटना होता। ज्यों ही शाम के 4 बजते, नवाब सड़क पर खड़े होकर के कजाकी का इंतजार करने लगते। छोटे थे उस समय। कजाकी 4 बजे के लगभग जो है कजाकी का इंतजार रोड पर खड़े होकर करने लगते। थोड़ी ही देर में कजाकी कंधे पर बल्लम रखे उसकी झुनझुनी बजाता दिखाई देता। तो उसी थोड़ी ही समय में कजाकी कंधे पर बल्लम रखे हुए, भाला बल्लम समझते हैं उसको, रखे हुए उसकी झुनझुनी यानी आवाज़ करते हुए दिखाई दे जाते। जैसे ही वह उन्हें देखता यानी प्रेमचंद जी को देखता, वो दौड़ने लगता। वह भी उसकी ओर दौड़ लगा देते। कजाकी भी दौड़ने लगता और प्रेमचंद जी भी दौड़ने लगते एक दूसरे को की तरफ। और अगले पल कजाकी का कंधा नवाब का सिंहासन बन जाता। यानी जब मिलते थे प्रेमचंद जी तो सीधे जो है कजाकी के कंधे पर बैठ जाते थे, यानी वो कजाकी प्रेमचंद जी को अपने कंधे पर बैठा लेता था। वे अपने आप को हवा के घोड़े पर महसूस करते थे। कजाकी के कंधे पर बैठ करके प्रेमचंद जी अपने को हवा के घोड़े पर बैठा हुआ महसूस करते थे। तो आज का हम लोग जो है सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आगे का सेशन हम दूसरे दिन